अच्छा जी, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइज, आप लोगों को मुझे रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली करना है। ओपन द चैट बॉक्स एज वेल। यू कैन रिस्पॉन्ड मी बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ एज वेल एंड थ्रू चैट बॉक्स एज वेल। बोथ लाइक बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड करेंगे, बट खैर कोई समझता नहीं, बट यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव। जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा जब जब मैं आप लोगों को बोलूंगा। नेवर माइंड। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने थोड़ी सी ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात की थी, जिसने हमें ये बताया था कि हमारे पास जो एक एटम है, उसके सेंटर में एक डेंस मास न्यूक्लियस है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एंड उसके अराउंड वी हैव शेल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, ये बात हमने पूरी डिस्कस की थी कि देखें सर, एट द सेंटर वी हैव अ डेंस मास न्यूक्लियस जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड उसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन शेल्स। ठीक है, ये पूरी बात डिस्कस की थी। देन उसके बाद हमने बात की थी कि देखें, अगर हम अपनी थोड़ी सी जो हमने एक चेन डिस्कस की थी उस पे आए। सो वी यूज्ड टू से दिस थिंग दैट सर, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर। दुनिया में हर चीज किससे बनती है? मैटर से बनती है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। और मैटर बनता है टाइनी पार्टिकल्स से, जिनको हम एटम्स कहते हैं, एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मतलब ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली, उसके अंदर वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक साथ यहाँ पे चिपके हुए होते हैं, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एटम के न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं, लाइक सर्कुलर ट्रैक में रोटेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी बात हमने डिस्कस की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इनके रिलेटिव चार्जेस को और इनके रिलेटिव मैसेज को डिस्कस किया था। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 होता है, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। देयर रिलेटिव, इन दोनों का जो रिलेटिव मास है 1 होता है, और इसका 1/1840। ये 1/1840 को थोड़ा ऐसे समझेंगे कि देखिए, अगर आप एक वेइंग बैलेंस पे एक प्रोटॉन को रखते हैं ना, तो आपको जो है ना, बेसिकली लेट्स से मैंने एक वेइंग बैलेंस से एक प्रोटॉन को रख दिया, और मुझे अब इस वेइंग बैलेंस को बराबर करना है, लाइक कि राइट साइड और लेफ्ट साइड मेरे पास सेम मास के हो जाए। तो अगर एक तरफ एक प्रोटॉन है, तो ऑन द अदर साइड आई हैव टू प्लेस 1840 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे 1840 इलेक्ट्रॉन्स को रखना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि मेरे पास दोनों वैलेंस जो है ना वो बराबर हो जाएंगे। सो वन प्रोटॉन जो है ना, अगर एक प्रोटॉन, हम तभी ये कहते हैं कि देखें, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या है? 1/1840 है। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आप लोग को बताया था, ये रिलेटिव जो वर्ड्स हैं, ये जो दो वर्ड हैं, रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास, इसको हम इंशाल्लाह मोल्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे। ये सारा पार्ट हम कर चुके थे। बस ये है कि मैं रिकैप करा रहा हूँ। एंड उसके बाद मैंने लास्ट आपको एक बात बताई थी कि देखिए, हमारे पास ना एक फैक्ट है, वो क्या है कि ऑल नेचुरली अकरिंग एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब कि दुनिया में जितने भी नेचुरली अकरिंग एटम्स होंगे, वो क्या होंगे? दे विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब कि सारे नेचुरली अकरिंग एटम्स होंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और स्टेबल, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि नो ओवरऑल चार्ज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का इजी वर्ड्स में मतलब होता है नो ओवरऑल चार्ज। नो ओवरऑल चार्ज। ठीक है, और स्टेबिलिटी का स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है। स्टेबिलिटी का क्या स्टैंडर्ड होता है, उस पर अभी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ठीक है, सो एज आई सेड कि हमने जो बात डिस्कस की थी कि देखिए, दुनिया में जितने भी एटम्स होते हैं ना आपके पास, उनके अंदर वी हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तभी हम इसे इस तरह कहते हैं कि ऑल नेचुरली अकरिंग एटम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जितने भी मेरे पास एटम्स होंगे, उन सब के अंदर, नेचुरली अकरिंग एटम्स, ओके, उन सब के अंदर वी वुड हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा, एक प्रोटॉन का चार्ज अगर +1 है, तो 11 प्रोटॉन्स का चार्ज क्या हो जाएगा? +11 हो जाएगा, इजंट इट? और अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। तो +11, -11, अल्लाह अल्लाह खैर से 0 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, सो ऑल दी नेचुरली अकरिंग एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तभी हमने क्या कहते हैं कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमने ये बात भी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अच्छा देखिए, ऐसा है कि जैसे मैं आप लोगों को ना एक फ्लो में रिकैप करा रहा हूँ। लेट्स से कोई पार्ट आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू रेज योर हैंड। तो मैं फिर फौरन से जो है ना आप लोगों से पूछ लूंगा कि अच्छा बेटा, क्या बात समझ आई या नहीं आई। ठीक है, तो ये है कि मुझे जो है ना थोड़ा सा फौरन से अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, लेकिन बिल्कुल भी कोई हेजिटेट ना करे, क्योंकि अगर एक चंक का पार्ट आपको समझ नहीं आएगा ना, तो लेटर ऑन चीजें भी फिर आप स्ट्रगल करोगे। तो इफ यू फाइंड एनी पार्ट डिफिकल्ट, जस्ट रेज योर हैंड। मैं फौरन से रुक के जो है ना आपसे आपका क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल पूछ लूंगा, और आपसे पूछ लूंगा कि आपको क्या बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, नेवर माइंड बाय, यहाँ तक की बात हमने डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आप लोग को थोड़ा सा
आई थिंक सो, हमने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा था, राइट? हमें यहाँ से कंटिन्यू करना था। बिल्कुल बिल्कुल, हमें यहाँ से कंटिन्यू करना था। तो जल्दी से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बल्कि नहीं, हमने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ लिया था ना। आई गिव यू गाइस दिस होमवर्क एज वेल, कि इन सब के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आप लोग को लिखने थे। बट फिर भी चलो मैं एक क्विकली रिकैप करा देता हूँ। कि देखिए हमारे पास ना ये एक बेसिकली टेबल है। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जो साइंस है ना, उसमें बेसिकली एक साइंटिस्ट है जो कि काफी मशहूर थे, एंड हिज नेम वाज मेंडेले। मेंडेले, मेंडेली, जो भी इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो इनका सीन ऐसा था कि इनको ये नीड महसूस हुई कि भाई हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, जहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हुए हों, वो अगर लिखे हुए होंगे तो इट वुड बी इजियर फॉर हिम कि वो मजीद डिस्कवरीज कर सके। तो उन्होंने अपनी हेल्प के लिए एक टेबल बनाया, एंड देन फिर उन्होंने उस टेबल को पब्लिश कर दिया, और उसका नाम हमने रख दिया पीरियोडिक टेबल। जिसमें हमने क्या करा हुआ है, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब ये सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जल्दी से बता देता हूँ। कि देखिए अगर जैसे लेट से आप यहाँ पे आए, मैग्नीशियम को देखो। मैग्नीशियम में एक 12 है, एक 24 है। किसी भी एलिमेंट को पिक करेंगे ना बेटा, पूरे periodic टेबल में आपको एक बड़ा वाला नंबर मिलेगा, एक छोटा वाला नंबर मिलेगा। जैसे कि देखें, स्कैंडियम में 2145, टाइटेनियम में 2248, आगे चले यहाँ पे आ जाते हैं हम। फॉस्फोरस में 1531। तो एक बड़ा नंबर होता है बेटा, और एक क्या होता है, छोटा नंबर होता है, राइट? तो हमारे पास इसमें ऐसा होता है, जिसमें जो आपके पास बड़ा वाला नंबर होगा ना, उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। और उसका मतलब होता है न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि एक ये जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, ये बेसिकली क्या होगा, लेट्स से ये नंबर मेरे पास 12 है। तो 12 इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। 12 तो नहीं है, चलो लेट्स से अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, तो मैग्नीशियम मेरे पास 12 और 24 था ना। तो 24 ये मेरा क्या है, बेसिकली बेटा बड़ा वाला नंबर है। तो 24 इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। बढ़ाए मेहरबानी इसको जरा कंसंट्रेशन से देखें, कोई बच्चा इसको न्यूट्रॉन नंबर लिख के ना आ जाए। दिस इज न्यूक्लियॉन नंबर, ओके। इसका एक और नाम होता है मास नंबर, एक और नाम होता है एटॉमिक मास। ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास बड़ा वाला नंबर होता है। जो छोटा वाला नंबर होता है, जो कि मुझे यहाँ नजर आ रहा है 12, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। उसका एक नाम एटॉमिक नंबर भी है, और उसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, जो कि मेरे पास किसके बराबर होता है। लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 12 है, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम के अंदर वी हैव 12 प्रोटॉन्स। मैग्नीशियम के अंदर मेरे पास कितने प्रोटॉन्स होंगे, 12 प्रोटॉन्स होंगे। तो मैं आराम से अब जो है ना, इसकी पूरी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि कैलकुलेशन आई मीन कि मैं फौरन से बता सकता हूँ कि हाँ भाई इस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। इस बात को देख लेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड जो आपके पास एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर है ना, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये पर्पल में मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए न्यूट्रॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे कोई नंबर्स नहीं होते। हाउ एवर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो एक चीज बिल्कुल स्टेट कर, मतलब वो चीज बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, कि जैसे कि सोडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। यहाँ थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखें, इस बात को ऐसे समझें कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि सोडियम में कितने बेटा प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ये बात यहाँ लिखी हुई है। हाउ एवर, प्रोटॉन नंबर एक अलग से एक कैटेगरी का नंबर आ गया, राइट? या न्यूट्रॉन नंबर एक अलग से कैटेगरी का नंबर आ गया। तो न्यूट्रॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर नाम की कोई भी हमारे पास चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये मैंने सोडियम का और ऑक्सीजन वाला काम आप ये हम लोगों ने कर लिया था। दिस वॉज योर होमवर्क, एंड मुझसे माशाल्लाह किसी ने होमवर्क शेयर भी नहीं करा। नेवर माइंड, दिस वॉज द फर्स्ट वीक। अभी जो है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जो कि हमारी क्लास होगी होपफुली मंडे वाले दिन। तो यह है कि आई बी वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू होमवर्क। अगर आप होमवर्क नहीं भेजेंगे तो मेरा ख्याल है आपको क्लास में भी बैठने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। हाँ, अगर लेट से कोई वो रीजन है, लाइक कोई मसला हो गया, लाइक कोई वैलिड रीजन है, तो बिल्कुल आपको मुझे जो है ना इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेवर माइंड, एक छोटी सी मैंने यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स कराई हुई हैं। मैं एक मैग्नीशियम का एग्जांपल करा देता हूँ, ताकि चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकैप हो जाए, फिर आगे चलेंगे। मैग्नीशियम को अगर आप टॉय टूल में देखेंगे, आपको 12 और 24 नजर आएगा। अच्छा देखो बेटा, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, वी रियली डोंट केयर। मतलब कि आप 24 ऊपर लिख दो, 12 ऊपर लिख दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा बड़ा वाला नंबर है। तो जो मेरा बिगर वन नंबर है, जो मेरा बड़ा वाला नंबर है, बिगर वन, दैट इज 24, और उसको हम कह रहे हैं कैपिटल ए।
ठीक है। अभी जो 24 है बेसिकली दिस इज गोना बी माई न्यूक्लियन नंबर। ठीक है, मतलब कि 24 इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मुझे ये बताएं कि इस मैग्नीशियम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे आके देखें, ये जो छोटा वाला है द स्मॉलर वन विच इज 12, 12 इज द स्मॉलर वन, स्मॉलर वन। इसकी अगर हम सेटिंग देखेंगे ना बेटा, तो ये मुझे बता, ये बेसिकली होता है प्रोटॉन नंबर, जो कि मुझे क्या बताएगा कि इस एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो ऑफ कोर्स मैं बोल दूंगा यहाँ पे 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एंड अगर मैं थोड़ा रिकॉल करूं, मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि इन ऑल नेचुरली अकरिंग एटम्स वी हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने यहाँ पढ़ी थी, दिखाता हूँ जल्दी से कि इन ऑल नेचुरली अकरिंग एटम्स वी हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बेटा अगर इसमें प्रोटॉन्स 12 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही हो जाएंगे। और एज फार एज न्यूट्रॉन्स आर कंसर्न, तो देखो न्यूक्लियन नंबर की स्टेटमेंट क्या थी, 24 इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो आप क्या करें, 24 इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ये स्टेटमेंट लिखें। 24 इज इक्वल टू प्रोटॉन्स कितने 12 है प्लस न्यूट्रॉन्स, एंड n इज इक्वल टू 24 माइनस 12 विच इज अगेन गोइंग टू बी 12। तो मेरे पास 12 भी आ जाएगा। मतलब कि इन इजी वर्ड्स, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह खैर, चलो बाकी सारा काम हो जाएगा। ठीक है जी, मुझे बताएं गॉट दिस थिंग, ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो, क्लियर है। अब हमने टॉपिक डिस्कस करना है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स का जो टॉपिक है ना, इसमें अक्सर डेफिनेशन में बच्चे मार्क्स लूज करते हैं, हालांकि ये काफी काफी आसान पार्ट है, इसमें कोई इतनी। हाँ जी, तो आइसोटोप्स वाला टॉपिक काफी आसान टॉपिक है, इसमें अक्सर बच्चे मार्क्स लूज करते हैं डेफिनेशन में। हालांकि इसमें कोई इतनी खास रॉकेट साइंस नहीं है। इस डेफिनेशन के दो आपके पास स्टेटमेंट है जिन पर हमें गौर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो बहुत ज्यादा इग्नोर होती है। ठीक है, isotopes are atoms of the same element having same number of protons and electrons but different number of neutrons। अक्सर बच्चे जो है ना ये बात तो मेंशन कर देते हैं कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाउएवर वो जो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट है ना, इसको बहुत ज्यादा बच्चे इग्नोर कर देते हैं। अब जरा इस बात को समझते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब ना इस बात को ना आई वुड से कि ना डिस्कस करने से बहुत बेहतर है आई विल जस्ट डू इट टुगेदर, ताकि हमें बात समझ आए। ओके, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है मेरे पास। ठीक है, ये दो मेरे पास क्लोरीन के एटम्स हैं, और ये क्लोरीन आ रहा है, ये 17 है, ये 35 है। ऑफकोर्स मैं फौरन से देखते साथ बोल दूंगा कि सर ये जो मेरे पास छोटा वाला है दिस इज माई प्रोटॉन नंबर, राइट, एंड दिस 35 इज बेसिकली माई न्यूक्लियन नंबर। ठीक है, सेम गोज विद दिस वन एज वेल। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, और मैंने कहा मैं जल्दी से ऐसा करता हूँ, इन सबके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को लिखता हूँ। तो देखिए अगर प्रोटॉन नंबर 17 है दोनों का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 होंगे, और क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई। एंड एज फार एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंसर्न, तो उसमें क्या होता है कि आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इन दोनों नंबर्स को, स्टेटमेंट्स माय बैड, स्टेटमेंट्स नहीं बेटा, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं जब यहाँ पे 35 माइनस 17 कर रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है 18, और जब मैं 37 माइनस 17 कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 20। तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि ठीक है, जो ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ये क्लोरीन के दो एटम्स हैं, और इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देयरफॉर मैं इनको क्या बोलूंगा, दे आर आइसोटोप्स। ठीक है जी, और इनको लिखते किस तरह है बेसिकली, कि आपने इनके ना न्यूक्लियन नंबर के साथ इनको मेंशन करना था। सो यू गोना राइट क्लोरीन हाइफन 35, क्लोरीन हाइफन 37। तो ये दोनों मेरे पास क्या हो गए हैं, आइसोटोप्स हो गए हैं। अब जो बात मुझे बेसिकली यहाँ डिलीवर करनी थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे थोड़े से मिस्टेक करते हैं, वो बेसिकली ये स्टेटमेंट है। ये देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब ये एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट वाली क्या कहानी है, इसको समझे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई कैन से दैट कि ठीक है सर, ये जो क्लोरीन 35 था ना, इसके पास 18 न्यूट्रॉन्स है, और जो क्लोरीन 37 है इसके पास 20 न्यूट्रॉन्स है। तो आई कैन से दिस कि सर इन दोनों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, फॉर श्योर मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ। बट मुझे बताएं, इवन दो इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, क्या मैं इनको स्टिल क्लोरीन नहीं बोलूंगा, यस और नो। क्या ये दोनों क्लोरीन के एटम्स नहीं कहलाएंगे, यस और नो। जी बिल्कुल कहलाएंगे। सिर्फ महरेम को आवाज आ रही है, बाकी सारे बच्चे जो है ना, लाइक वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे गाइस।
क्योंकि इन दोनों के पास इवन दो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इनके पास 18 है, इसके पास 20 है, बट स्टिल वी गोना से कि सर क्योंकि ये दोनों आपके पास क्लोरीन के ही एटम्स है, सो वी गोना कॉल देम एज क्लोरीन, के हाँ सर ये क्लोरीन के डिफरेंट एटम्स है। तो अगेन आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो एलिमेंट है वो तो क्लोरीन है, एंड ऑफ कोर्स एटम्स डिफरेंट है। ये वाला जो क्लोरीन 35 वाला एटम है इसके पास 18 न्यूट्रॉन्स है, क्लोरीन 37 वाले एटम्स के पास 20 न्यूट्रॉन्स है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये आपके पास थोड़ा सा इनका डिफरेंस होता है। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल करी हुई है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि अगर आप देखें ब्रोमीन, हमारे पास एक 79 है, एक ब्रोमीन 81 है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है। मुझे कैसे पता चला है, देखेंगे स्मॉल वन से। ये मेरे पास बेसिकली प्रोटॉन नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 35 आ गए, एंड एज फार एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंसर्न, सो आई एम गोना से just one second. Yeah, and as far as number of neutrons are concerned, so I'm gonna say कि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। इसके पास 44 है, इसके पास 46 है। तो अगेन ये दोनों मेरे पास बेसिकली आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट कहलाएंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्रोमीन 79 से, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्रोमीन 81 से। ठीक है जी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। जल्दी से आगे चलते हैं, इसकी दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ मुझे नजर आ रही है कि वी से दिस थिंग। अच्छा बाय द वे, यहाँ तक क्लियर है सबको? गॉट दिस थिंग? आगे चलो बेटा। Yes. ओके 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 ग्रेट। ठीक है जी। अब हम ना प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मेरे पास क्या लिखी हुई है, देयर सेइंग आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो मेरे पास आइसोटोप्स होते हैं दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये ना दो आपके पास बेसिकली इनकी दो फैक्ट्स हैं या दो प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। एक है कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा है आइसोटोप्स हैव स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों बातों को हम जरा यहाँ एग्जाम्पल पे समझेंगे, फिर नीचे इंशाल्लाह इसको जो है डिस्क्रिप्शन को देख भी लेंगे। देखिए मेरी बात सुने, आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज हम कहते हैं कि आइसोटोप्स की सेम होती हैं। अब मेरा सवाल है व्हाई इज दैट सो? उसका बहुत बेसिक और आसान सा रीजन है कि देखें बेटा, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे ना उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। जितने भी मेरे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को आप शेयर कर रहे होते हैं। मतलब कि सर इन इजी वर्ड, इन ऑल केमिकल रिएक्शंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, सो एज आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों आइसोटोप्स के पास क्या होते हैं, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स, सो दे वुड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐसी लिखी हुई है कि इन केमिकल रिएक्शंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, एंड एज आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दे वुड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अच्छा देखें, ये जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली बात है ना, आई हैव सीन इन रीसेंट मार्किंग स्कीम्स, वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह ना दे आर बेसिकली राइटिंग, इंस्टेड ऑफ दिस दे आर बेसिकली राइटिंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सर क्या होता है, ये अभी 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम नीचे उसी पार्ट पे आएंगे। बट आई कैन से कि चाहे आप सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखें या सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, एक ही बात है। ये डिफरेंट वर्ड्स हैं बट मीनिंग इनके सेम है। बट क्योंकि देखें हमारा मकसद अच्छे मार्क्स देना है, तो मैंने रीसेंट मार्किंग स्कीम में ना सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा है। सो आई वुड से कि आप लोग भी ना सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही लिखना है, बिकॉज ये एक बहुत आसान और बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो अगर मैं इस बात को डिस्कस करूं, व्हाट आई एम गोना से कि दैट सर आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, सो ऑफ कोर्स सर दे वुड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। तो ये तो एक बात हो गई हमारे पास। चलिए से आगे चलते हैं। दूसरा मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, वी से दिस थिंग दैट सर आइसोटोप्स हैव स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कि सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो होता है, यप 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 यप, बिल्कुल बिल्कुल यार, एब्सोल्युटली राइट। अभी इसको बेटा नीचे देखेंगे इंशाल्लाह, ओके। एनीवेज वी से दिस थिंग दैट सर आइसोटोप्स हैव स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके रीजन को समझते हैं। देखिए मैं अगर आप लोगों से एक बात बोलूं कि बेटा एक बड़ा ब्लॉक है आयरन का, ठीक है, और एक छोटा ब्लॉक है आयरन का, ओके, इन दोनों में से किस ब्लॉक को मेल्ट करने में आपको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, या किस ब्लॉक को मेल्ट करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा? तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि सर लेट्स से अगर एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी छोटा है, ब्लॉक ए हमारे पास क्या है, बड़ा एटम है, राइट। ब्लॉक ए जो है वो काइंड ऑफ आई कैन से बड़ा है, बिगर इन साइज है। तो उसको मेल्ट या बॉईल करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, और बेटा ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो आई कैन से कि इसको मेल्ट करना ब्लॉक ए को इस काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा एटम है, इसका मास बड़ा है, इसका
आई कैन से इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे नहीं, ज्यादा है, और इसका मास ज्यादा है, राइट। तो जब आपके पास मास का डिफरेंस आता है ना, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है, राइट। क्योंकि देखें ऑफ कोर्स अगर मैं ब्लॉक ए को बात कर रहा हूँ तो मैं ब्लॉक ए में ये कहूंगा कि देखें सर इसमें क्या है कि मेरे पास डिफरेंट मास है, बड़ा एटम है, राइट, तो उसको मेल्ट और बॉईल करने में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेके इधर आए तो मैं ये कहूंगा कि देखें सर एक क्लोरीन 35 है, एक क्लोरीन 37 है। अगर मैं क्लोरीन 37 को जरा गौर से देखूं तो क्लोरीन 37 हैज टू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। उसके पास बेटे बेटे दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है, यहाँ देखें इसके पास 18 न्यूट्रॉन्स है और इसके पास टू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है। अच्छा देखें जहां भी मैं थ्री डॉट्स लगाता हूँ ना, थ्री डॉट्स का मतलब होता है देयरफॉर। तो क्योंकि क्लोरीन 37 में वी हैव टू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, देयरफॉर इसका हायर मास होगा, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन 37 में वी हैव टू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, देयरफॉर उसका क्या होगा, हायर मास होगा। अब ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा इसको खुद से इवैल्यूएट करें कि अगर क्लोरीन 37 का मास ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उसको मेल्ट या बॉईल करने में भी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देयरफॉर वी विल से कि क्लोरीन 37 का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो स्लाइटली हायर होगा, ठीक है। अब इसमें आपके पास स्लाइटली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ एक रीजन की वजह से, वो ये है कि देखें क्लोरीन 37 का मास ज्यादा है। तो सर जब हमारे पास मास ज्यादा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और थोड़ी सी डेंसिटी का भी डिफरेंस आएगा। तो ये बेटा ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये डेंसिटी बेसिकली क्या है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सो हम ये कहते हैं कि देखें इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारे पास जो मास मेरा मेन फैक्टर होता है, लाइक जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि physical properties are affected by mass and as in isotopes they have different masses। क्योंकि isotopes में एक का मास कम होता है फॉर श्योर, एक का मास ज्यादा होता है। सो दे हैव डिफरेंट masses। और डिफरेंट masses क्यों है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो देयरफॉर दे वुड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बिकॉज आइसोटोप्स में वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देयरफॉर दे हैव डिफरेंट masses। और जब उनका मास डिफरेंट होगा तो बेटे उनके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगी, स्लाइटली डिफरेंट होंगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स दो न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं आएगा, बट अब थोड़ा सा फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है जी। नाउ आई वांट यू गाइस कि आप लोग, अच्छा जी, तो हमने ये आइसोटोप्स वाली बात कर ली थी कि देखे सर दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके रीजंस को भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम जल्दी से आगे चलते हैं। अब हमने बेसिकली आना है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास ना ये एटम था, एटम के बीच में भी हैड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे, राइट। तो हम ना अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, नाउ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। जल्दी से इस पे आते हैं। देखें इलेक्ट्रॉन्स की जब भी अरेंजमेंट की बात आएगी ना बेटे, तो आपके पास दो जो है ना इस इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को बेसिकली शो करने के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक क्या है कि यू कैन जस्ट ड्रॉ इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम्स, जिनका एक काफी पॉपुलर नेम है जिनको हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स भी कहते हैं। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये दोनों बहुत आसान है, विद इन 2 to 3 मिनट्स इंशाल्लाह दोनों समझ आ जाएंगे। बट एज आई सेड कि इलेक्ट्रॉन्स को जब भी अरेंज करेंगे या जब भी मुझे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना होगा, आई हैव टू ऑप्शंस। या तो मैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना दूं जिसको हम इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम भी कहते हैं, या तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू शो कर दूं, ठीक है। इन सब चीजों में जंप ऑन करने से पहले एक छोटी सी जो है ना डेफिनेशन को देख लेते हैं। काइंड ऑफ डेफिनेशन तो है बट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कि देखें आपके पास ना इलेक्ट्रॉन शेल होता क्या है बेसिकली, अगर मैं इलेक्ट्रॉन शेल की बात करूं, सो इट इज अ रीजन जहां पे आपके पास ये कैसा रीजन होता है, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। जैसे मेरा न्यूक्लियस है ना, तो इसके अराउंड मेरे पास ये एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन अपना मेजोरिटी टाइम स्पेंड करेगा। आप मेजोरिटी भी कह सकते हैं, मैंने कुछ मार्किंग स्कीम में ये भी देखा है कि इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स 90% ऑफ इट्स टाइम। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट आई वुड से, और ये जो है ना ऑप्शंस बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। सो फॉर इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम्स हम क्या कहते हैं कि इट इज बेसिकली ऐसा रीजन, इट इज द रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन अपना मेजोरिटी ऑफ द टाइम या 90% ऑफ द टाइम स्पेंड करेगा। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे पाया जाएगा, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स देखना है किसी भी आइटम का तो आपको यहीं पे वो नजर आएगा, ठीक है जी। जल्दी से आगे चलते हैं। इसको जरा ड्रॉ मैं कर रहा हूँ, मैंने जैसे ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ करा है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। देखिए बेटा सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, फिर आता है फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल। जो मेरा फर्स्ट शेल होता है ना बेटे, उसके अंदर वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स। जो फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है दो इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब कि आपका जो फर्स्ट शेल होगा ना बेटे, उसमें आप मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं है।
अब यहाँ महारेम ने एक बहुत अच्छी बात की है, 2 8 18 32 वाली, इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करते हैं। ठीक है, बट एज आई सेड कि जो फर्स्ट शेल है उसमें आप मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हो। सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट किया जा सकता है, मतलब कि आप ना मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं। 8 से कम की तो पॉसिबिलिटी फॉर श्योर है, बट 8 से ज्यादा की पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। ठीक है, मतलब आप 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स तो लाजमी शो कर सकते हैं। ओ माय डेज, ये क्या हो गया? नेवर माइंड, आप 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स तो वहां शो कर सकते हैं, बट यह है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप सेकंड शेल में अकोमोडेट नहीं कर सकते। और सेकंड शेल के बाद जितने भी शेल जा रहे हैं, चाहे थर्ड चाहे फोर्थ चाहे फिफ्थ, जितने भी शेल जा रहे हैं ना, उन सब में भी आप सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकते हो। मतलब कि आप मैक्सिमम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी शेल जा रहे हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हो। 8 इलेक्ट्रॉन से कम की पॉसिबिलिटी है, ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाउ एवर ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हालांकि हमारा जो ओलेविस या आईजीसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, कैम्ब्रिज कहता है कि इन बच्चों को गलत बात ही पढ़ाओ, तो मैं आपको गलत बात पढ़ा रहा हूँ, 2 8 8 एंड सो ऑन। बट एज यहाँ में महारिम ने बताया, जो कि इंशाल्लाह हम लोग ए लेवल्स में भी करेंगे, कि हमारे पास फर्स्ट शेल में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड में 8, फिर 18, फिर 32, फिर 64 एंड सो ऑन। इसके लिए आपके पास 2n² वाला एक फॉर्मूला होता है, तो आप उससे भी जो है ना फाइंड आउट कर सकते हो कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। हाउ एवर ओ लेवल्स आईजीसीसी के स्टूडेंट्स को कैम्ब्रिज कहता है कि आप बस ये बात बताएं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में भी 8, थर्ड में भी 8, एंड आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जितने भी शेल जा रहे हैं ना, उन सब में सिर्फ और सिर्फ आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकते हो। उससे ज्यादा या उससे कम की पॉसिबिलिटी, मतलब उससे कम की पॉसिबिलिटी तो फॉर श्योर है ही है, बट उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को आप अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इस पूरी बात को ना आराम से यहाँ हम ड्रॉ करके प्रॉपरली देखते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ बात कर रहा हूँ लिथियम की, ठीक है, लिथियम को अगर मैं देखूँ ना, तो लिथियम में बस 3 नंबर नजर आ रहे हैं, मतलब दो दो नंबर हैं बेसिकली, एक है थर्ड, एक ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक 7 लिखा हुआ है। जो 7 है उसको तो हम इग्नोर करेंगे बिकॉज वो मेरा न्यूक्लियॉन नंबर है। हाउएवर जो 3 है ना, ये दिस 3 इज बेसिकली दी एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। एंड प्रोटॉन नंबर आपको क्या बताता है कि इस एटम के अंदर, मतलब कि लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन्स होंगे। तो बेटा अगर लिथियम के अंदर प्रोटॉन्स 3 है ना, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? 3 ही होंगे। ठीक है, मैं जल्दी से ना इस पोर्शन को थोड़ा सा इरेज करके आप लोग के साथ इसको लिख दूंगा, तो इंशाल्लाह इट वुड मेक मोर सेंस टू यू गाइस। तो अगर हम लिथियम में आए, तो लिथियम में टोटल नंबर मेरे पास 3 है। 3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि सर आप पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करें। अब आपके पास ना, क्योंकि देखो मैं पहले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिट इन कर सकता, बिकॉज पहले शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो मैंने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा, टोटल 3 थे, 3 में से 2 माइनस करा, कितना बचा? 1 बच गया, तो उसको मैं सेकंड शेल में ऐड कर दूंगा। और इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सेंटर में आपने बोला कि देखें सर, ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस लिथियम का, ये पहला शेल आ गया बेटे, और ये आपके पास दूसरा शेल आ गया। पहले शेल में आपने बनाए 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल में आपने बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ ही है, सो आई एम गोना इरेज दिस थिंग। नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस पे मेरे पास सोडियम है। सोडियम बेसिकली 11 होता है। 11 का मतलब क्या है कि पहले शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 8, एंड थर्ड शेल में मेरे पास 1। बेसिकली अगर आप काउंट भी करो मेरे साथ, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले शेल में 2 आ जाएंगे, फिर उसके बाद मेरे पास कुछ 9 बच गए, राइट? तो फिर मैं क्या करूंगा, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर दूंगा, बिकॉज सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की ही थी। तो 2 + 8 कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन, और वो एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास कहाँ आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। सो इट्स गोना बी 2,8,1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड लास्ट शेल में मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 2,8,1 ये मेरे पास पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी सोडियम की। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ भी करना चाहूँ आप लोग के साथ जल्दी से, तो देखो ये सोडियम था, पहले मैंने न्यूक्लियस दिखा दिया। ओके, फर्स्ट शेल में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बेटा आप क्रॉस से भी रिजेंबल कर सकते हो, और डॉट से भी रिजेंबल किया जा सकता है। हमने यहाँ पे देखो क्रॉस बनाए हुए हैं, तो मैं इस वाली डायग्राम में आपके लिए डॉट्स बना देता हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, मेरे पास ये फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया। फिर अगर मैं सेकंड शेल की बात करता हूँ, सेकंड शेल की अगर मैं बात करूँ, तो सेकंड शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करते वक्त ना बहुत सारे बच्चे ना ये मिस्टेक करते हैं। आप लोगों ने ऐसे नहीं करनी। बच्चे पता क्या करते हैं? बच्चे करते हैं इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फॉर नाउ तो ये सही है, बट आगे जब आप बॉन्डिंग वाले चैप्टर पे आएंगे ना, तो फिर आप लाजमी इसमें मिस्टेक करेंगे।
तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ड्रॉ करना है। इवन दो फॉर नाउ आपको लगेगा कि सर मतलब ये तो एक सेम बात ही लग रही है, बट मैं जिस तरह कह रहा हूँ वैसे ही करना है। सेकंड सेल में देखो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने ऐसे लिखना है 1 2 3 4। फिर आपने पेयर बनाना है, पहले चारों को अलग अलग दिखाओ फिर पेयर बनाओ। 5 6 7 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसके बाद वाला जो शेल है मेरे पास विच इज दिस वन, इसमें मेरे पास बेसिकली बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर चला। 2 8 1, ये हमारे पास पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई सोडियम की। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है ना बेसिकली 2 8 1, 2 1, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जैसे मैंने यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है। और ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है बेटे, इसको हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है जी, एक ही बात है, ये दोनों का सेम ही मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम भी एंड डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी। आगे चलते हैं, फॉस्फोरस पे आते हैं। फॉस्फोरस 15 है। सो 15 का मतलब है सबसे पहले आप 2 ऐड कर दो और फिर 8 ऐड कर दो। अब काउंट करते हैं, 2 + 8 कितने होते हैं बेटा, 10 होते हैं। 15 टोटल थे, तो 15 - 10 करेंगे, कितने बच जाएंगे मेरे पास, 5 बच जाएंगे। टोटल 15 थे, 10 दिखा दिए, बचे कितने, 5। तो लास्ट में मेरे पास बेटे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, ओ माय डियर 25। ठीक है ठीक है, नो नो नो, बिल्कुल बेटा बिल्कुल 5 ही होंगे, आप सही कह रही हैं। अच्छा जी, तो फॉस्फोरस पे आते हैं। तो फॉस्फोरस को मैं वैसे ऐसे न्यूक्लियस बनाऊंगा, दिस इज गोना बी माय फर्स्ट शेल। उसमें मैं इस दफा क्रॉस से बनाया था बिकॉज हमने लास्ट उसमें डॉट बनाए थे। तो 1 2, एंड उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी के लिए आप बोलेंगे कि सर हम भले एक साथ पेयर पेयर ड्रॉ कर दें या अलग अलग, जिस तरह आप कह रहे हो उस तरह ड्रॉ करें, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो बेटा बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू गाइस, बट बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आओगे, मेरी तरीके से ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर आप फंसोगे, और फिर वहां पे आपको ये बात लाजमी समझ आएगी। ठीक है, नेवर माइंड, थर्ड शेल को ड्रॉ करते हैं। थर्ड शेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें बेटा मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो देखो, ओ सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखें। सो अगेन इसको इस तरह 1 2 3 4 5। अब अगर कोई बच्चा, मेरी बात सुनिएगा, चले हमें ना यहाँ पे भी ये वाली बात समझ आ जाएगी जो मैं आप सबसे कह रहा था। अगर कोई बच्चा इसको इंस्टेंट ऑफ दिस थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करें, देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो लास्ट शेल है ना, लास्ट शेल, उसमें ना अगर लेट्स से वो मेरी बात नहीं मान रहा और वो ना डायरेक्ट पेयर पेयर बना रहा है, राइट, तो फिर आप लोग बेसिकली क्या करोगे, क्योंकि लास्ट सेल में ना 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है 1 2 3 4 5, जो कि आपका एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 110% गलत है, बिकॉज लास्ट सेल ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पहले प्रेफर करते हैं कि वो एक दूसरे से एज फार एज अ पार्ट पॉसिबल हो, और उसके बाद वो जो है शेयरिंग पे आते हैं। तो दिस इज द रॉन्ग वे। करेक्ट वे क्या है, अलग अलग करके शो करें। ठीक है, 1 2 3 4, फिर ये पांचवा पेयर में आ गया। ठीक है जी, गॉट दिस थिंग। मुझे बताएं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में सबको क्लियर है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? कम ऑन जल्दी से। ऑल राइट, बाकी सबको क्लियर है? रुमैसा, आप, जवेरिया, आप? ओके जवेरिया, सॉ योर मैसेज। रुमैसा गॉट इट। एंड बेटा व्हाट्स योर गुड नेम? आपने अपना गुड नेम आईफोन रखा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, ये तो गुड, आईफोन वाले भाई भाग ही गए। चलो अल्लाह अल्लाह खैर चला, नेवर माइंड, ये हमारा होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आप पीरियोडिक टेबल में आएंगे, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, और आपने हाइड्रोजन से स्टार्ट करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब, ये सब, और यहाँ कैल्शियम तक। इन सब की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखनी है एंड डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी बनाना है। आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा ख्वारी वाला काम लग रहा है, बट बिलीव मी, इससे हमारा हाथ इस तरीके से सेट हो जाएगा ना कि दोबारा कभी भी जो है ना हमें फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं होगी। मतलब इससे इंशाल्लाह हमारा हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फिर हमें दोबारा जो है ना कभी भी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर पीडीएफ पे होमवर्क सेंड कर दें?
मैं ना अभी इंशाल्लाह आफ्टर द लेसन ना ग्रुप पे जो है ना पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और उसी पीडीएफ के ऊपर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ भी होगा ग्रुप, होमवर्क लिखा हुआ भी होगा। तो आप लोग आराम से पीडीएफ को ओपन करके होमवर्क कर भी सकते हैं, ठीक है। बाय द वे एंड में ना आप लोग, मैं आप लोगों से बात भी करूंगा एक छोटी सी ना। नेवर माइंड, जल्दी से आगे चलते हैं। जल्दी से आगे चलते हैं। हमारे पास एक तो ये बात हो गई। बाकी देखिए हमें ना थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल वाली छोटी सी बात करनी है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। पीरियोडिक टेबल की जो छोटी सी डिस्कशन है ना उसको जरा समझें। कि देखें बेटा, आपके पास जो पीरियोडिक टेबल होता है, मैं अगर उसको यहाँ कहीं दिखाने की कोशिश करूँ ना आप लोग को। नीचे तो नहीं, अच्छा बाय द वे ये ना रिकैप वाला पार्ट है, ओके। ये पीडीएफ में ना ये रिवीजन वाला पार्ट है, लाइक अगेन सेम थिंग है जो मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाई हुई है आप लोग को, मतलब ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बस ना उसका रिवीजन वाला थोड़ा सा पार्ट है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बस जल्दी से एक छोटी सी बात को समझें। कि देखें बेटा, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना आपके पास, इसमें हमें ना कुछ चीजें नजर आती हैं और कुछ ट्रेंड्स नजर आते हैं, उन ट्रेंड्स को समझते हैं। सबसे पहले ट्रेंड क्या है? कि देखें बेटा, आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर यू हैव पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो मेरे पास ना ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने मेरे पास वर्टिकल कॉलम्स है बेटा? 8 वर्टिकल कॉलम्स है। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास बेटे 8 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ना बेटा, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। मतलब किस तरह? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। तो मेरे पास कुछ ये 8 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। तो ये मेरे पास बेसिकली कहलाते हैं वर्टिकल रॉज, जिनको हम बेसिकली ग्रुप्स कहते हैं, राइट। एक तो ये छोटी सी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ना हॉरिजॉन्टल, बल्कि नहीं, वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती है। माय बैड, माय बैड। ये आपके पास 8 वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है। एंड हमारे पास इसके अलावा, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हमारे पास periodic टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। एक नंबर 1 ये रही। जो पहली हॉरिजॉन्टल रो है उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है। सेकंड वाली जो हमारे पास वो है, उसमें देखें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास periodic टेबल में मुझे क्या नजर आ रहा है? कि मेरे पास जो ग्रुप्स हैं बेसिकली वो वर्टिकल कॉलम्स हैं, और टोटल 8 ग्रुप्स हैं। हाउएवर अगर मैं पीरियड्स की बात करूं तो वो हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं, और कुछ 7 पीरियड्स हैं। जो मेरे पास ये पिंक वाला पार्ट है ना, दिस इज द पीरियड वाला पार्ट, मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा ताकि हमें नजर आ सके। और जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये मेरे पास ग्रुप्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमारे periodic टेबल में बेटा हमें बेसिकली 8 ग्रुप्स नजर आ रहे हैं और 7 पीरियड्स नजर आ रहे हैं। इस चीज को इंशाल्लाह कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप बेसिकली अक्रॉस द ग्रुप जाओ, मतलब कि मैं लेट्स से ग्रुप 1 की बात करूं, मैं ग्रुप अक्रॉस द ग्रुप का से मेरा मतलब है कि मैं लिथियम से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, या मैं बेरिलियम से स्टार्ट करके नीचे की तरफ जा रहा हूँ, या मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट करके नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो आप ना जब भी अक्रॉस द ग्रुप जाते हो, या आसान अल्फाज में डाउन द ग्रुप जाते हो, तो आपको कुछ एक ट्रेंड नजर आता है। ट्रेंड तो बेटा एक चल रहा है जो आजकल मार्केट में ट्रेंड है, वो ट्रेंड नहीं। ट्रेंड का मतलब असल जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो क्या है? कि आपको एक रिपीटेटिव पैटर्न नजर आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो अगर मैं जरा थोड़ा सा गौर करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास लेट से मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 को कंसिडर करा हुआ है। मैं इसमें लिथियम है, सोडियम है मेरे पास, और पोटेशियम है। मैं इन तीनों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा। देखें, ये लिथियम, ये सोडियम और ये पोटेशियम, ये तीनों बेटा ग्रुप 1 के पार्ट है। मैंने इनको यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। और ये 2,1, 2,8,1, 2,8,1, ये सारी क्या है बेटा? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। तो अगर मैं इन ग्रुप 1 के 3 एलिमेंट्स को देखूं, तो मुझे यहाँ बहुत साफ साफ एक बात नजर आ रही है कि इनके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सेम है। आउटर शेल में यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है वेलेंस इलेक्ट्रॉन का, जो कि नीचे डिस्कस हुआ हुआ तो होगा फॉर श्योर, बट मैं यहाँ भी आपसे बात कर लेता हूँ। कि देखो बेटा, जो आपके पास ना, आई जस्ट एड इट समवेयर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, माय बैड, हमने इसको मिस कर दिया। कि देखें, जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है ना बेटे, उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। और उस आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस शेल बेसिकली आउटर मोस्ट शेल कहलाता है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं,
तो मैं ये बोलूंगा कि देखें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर आप यहाँ गौर करें तो लिथियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम की भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटे? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप यहाँ पे 2 सेकंड के लिए अपने दिमाग को पॉज करें और जरा रिवाइंड में आए, तो आपको ये अंदाजा होगा कि सर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है भी ग्रुप बन के, मतलब कि ये तीनों एलिमेंट्स मेरे पास ग्रुप बन के हैं, और इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इससे मुझे क्या बात समझ आ रही है कि देखें, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप दे हैव सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, या दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर बेटे आप ग्रुप टू का कोई भी एलिमेंट उठा लो, ग्रुप टू का नेम एनी एलिमेंट, ग्रुप टू के बेटे आप किसी भी एक एलिमेंट को पिक करोगे तो उन सब के अंदर मेरे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ग्रुप थ्री की, तो मैं ग्रुप थ्री के भी किसी भी एलिमेंट को पिक करूंगा तो उसके अंदर मेरे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप फोर के भी किसी भी एलिमेंट को पिक करूंगा तो उसमें मेरे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप फाइव के किसी भी एलिमेंट को पिक करूंगा तो उसमें मेरे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ग्रुप इसी तरह ग्रुप सिक्स के किसी भी एलिमेंट को पिक करूंगा तो 6, ग्रुप सेवन के किसी भी एलिमेंट को पिक करूंगा तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ग्रुप एट के किसी भी एलिमेंट को पिक करूंगा तो मेरे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इससे मुझे क्या बात समझ आ रही है कि देखें सर, ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है इस पर गौर करते हैं। Elements in the same group, they have same number of valence electrons and that number corresponds to their group number। मतलब कि वो एलिमेंट जो कि सेम आपके पास, वो एलिमेंट जो कि सेम ग्रुप में होते हैं उनके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो नंबर उनके ग्रुप नंबर को ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा लेट्स से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एंड मैं कंसिडर कर रहा हूँ फॉस्फोरस को, तो बेटा फॉस्फोरस ग्रुप 5 में है। इसका मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप आए, किसी भी एलिमेंट को पिक करें, स्ट्रॉन्शियम को, स्ट्रॉन्शियम मुझे नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्शियम नहीं सॉरी, स्ट्रॉन्शियम तो वहां होता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन मुझे नजर आ रहा है कि ब्रोमीन ग्रुप 7 के अंदर है। ग्रुप 7 का क्या मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इट वुड हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो अगेन ये हमारे पास एक बेसिकली ट्रेंड ऑफ द ग्रुप है कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, मुझे बताएं बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? क्लियर है? आगे चलो। Yes. Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट। इसके बाद वाला पॉइंट भी काफी आसान है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल रोज से रिलेटेड है, बट ये है कि हमारी ऑलरेडी कल क्लास होगी, सो आई जस्ट कीप इट फॉर टुमारो। मीनवाइल आई एम जस्ट गोना शेयर दिस पार्ट विद यू, क्योंकि मुझे आप लोगों से 1 सेकंड बात भी करनी है। सो यू नो, या, तो ऐसा करते हैं कि बस ना, लेट्स कीप इट टिल टुडे। यहाँ पे इंशाल्लाह जो हमारी कल की क्लास है मंडे वाली, उसमें फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा सा एक जो ना ट्रेंड है पीरियड का, एंड वी हैव दिस पार्ट ऑफ ग्रुप 8, एंड बस उसके बाद जो ना ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे पास बेसिकली ए आर का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे पास स्पेक्ट्रम वाला पार्ट रहता है। इवन तो हम इसको मोल्स में भी कर सकते हैं, बट इसको यहीं पे करके जान छुड़ाते हैं, और फिर इंशाल्लाह कल खत्म, मतलब यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा होपफुली। और ऐसा है कि मैं कल ही इंशाल्लाह आप लोग को P1s और P2s भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप्स पे ही इंशाल्लाह। तो फिर ऐसा है कि हम इसके पे P1s एंड P2s भी साथ साथ करते रहेंगे। सो लेट्स कीप इट टिल हेयर टुडे, जस्ट 1 सेकेंड।